Hello everyone, welcome to lecture 3 of our governance series. एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक कोर गवर्नेंस का टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी कन्वर्जेंसेस आपको बहुत से सिलेबस के टॉपिक्स में दिखेंगी। जैसे GS 4 के अंदर है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो उसके अंदर भी आपको यही सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली आपको ये कंटेंट एस्से राइटिंग में भी हेल्प करेगा एंड आपकी जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस एग्जाम, दिस पोजीशन विच यू आर गोइंग टू होल्ड इन फ्यूचर, उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड गवर्नेंस। तो जैसा हम हर बार देखते हैं गुड गवर्नेंस, तो स्टार्टिंग विद गवर्नेंस। गवर्नेंस एक हम इसका मीनिंग अच्छे से समझेंगे लेटर स्लाइड्स में, बट एक बार के लिए आप ये समझिए कि इट इज अ न्यूट्रल टर्म। ये एक न्यूट्रल टर्म है। दैट इज गवर्नेंस जो होती है दैट कैन बी गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। हम दोनों के फीचर्स देखेंगे विच आर एंटायरली ऑपोजिट। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुड गवर्नेंस। तो इसमें महात्मा गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है जो है राम राज्य का। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है या जो ये प्रिंसिपल है ये बेस्ड है गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका मतलब है कि हमने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरीके से अज्यूम किया है। वेलफेयर स्टेट है इंडिया, जिसमें हमारा प्राइमरी पर्पस या मेन पर्पस है डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो हमने, आपको याद होगा, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस समझा था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन, सब में वो स्प्रेड हो रही है कंट्रीब्यूशन, तो हमने ये भी देखा था। तो इंडिया को वेलफेयर स्टेट, जहां पे जो पुअर हैं या फिर जो लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी आवाज सुनी जा रही है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है उनका सबका डेवलपमेंट हो रहा है। तो गांधी जी ने बोला था कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को उन्होंने जो है वो प्रमोट किया था। गांधी जी ने बोला था कि वॉइसेस ऑफ पीपल विल रिजॉल्व। जो वॉइसेस हैं लोगों की, जो जनता की आवाज है, वो हर चीज सॉल्व करेगी जो वायलेंस कभी नहीं कर सकती। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लोगों की आवाज है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमने आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में भी यूज किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से देखा है कि कैसे लोगों की आवाज सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी बातों को सुनना उनके लिए बहुत एक मैजिक की तरह काम करता है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम समझेंगे कि कैसे हम पास्ट से लेके अब तक जो है आए हैं। तो पहले जो हमारा कॉलोनियल था, व्यू था, वो ये था, रूलर्स थे हमारे यहाँ पे, जो ब्रिटिश थे देवर रूलर्स। वो कोई वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनका खुद का एक इंटरेस्ट था, मोटिव था, वो उसके लिए काम कर रहे थे। तो सिमिलरली जो अब है गवर्नमेंट, वो किस तरीके से है, वो एक रूलर की जगह वो एक कोऑर्डिनेटर या आप कह सकते हैं फैसिलिटेटर की तरह वर्क करती है। इसका क्या मतलब है कि पहले कोई रूल कर रहा है खुद के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एंटर इन होती है एंड उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। सर्विसेज अब किस तरीके की? सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स जो भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसके रिलेटेड हम आगे भी पढ़ेंगे। और प्राइमरी पर्पस हमेशा याद रखिएगा वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स है। हम जो भी ये पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हम जो भी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस, सबका जो अल्टीमेट या जो एंड मोटिव है वो है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। आपको भी हायर किया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, वो इसी मेन रीजन उसका वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ही होगा। तो आपका जो माइंडसेट है, ओरिएंटेशन है, वो भी उसी तरीके से
होनी चाहिए। तो अब अगर हमने गवर्नेंस को गुड बनाना है, तो जो गवर्नेंस का हमने पढ़ा था कि कौन गवर्न, जो लोग गवर्न कर रहे हैं, इसमें कौन आता है, हु आता है, कौन लोग हैं वो, कैसे वो, हाउ दे आर गवर्निंग, व्हाट टूल्स दे आर यूजिंग, व्हाट इंस्टीट्यूशंस दे हैव क्रिएटेड, व्हाट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स दे हैव, सर्विस डिलीवरी के लिए उन्होंने क्या मैकेनिज्म्स जो हैं वो चूज किए हैं। इस सब से जो है हमें पता चलता है कि इन सबको जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तभी जो है गुड गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट हमारी कंट्री में आ पाएगा। इसमें हमें सिटीजन्स को भी साथ में लेके चलना है, गवर्नमेंट को खुद भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सिमिलरली मार्केट फोर्सेस का भी इसमें रोल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी। हम इसमें लेटर हाफ में पढ़ेंगे कि कौन कौन जो हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं इस गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर। अब हमने गुड गवर्नेंस का एक बेसिक मीनिंग समझ लिया है। अब हम चलते हैं गवर्नेंस की तरफ कि एक्चुअल में जो गवर्नेंस है वो क्या होता है इन इटसेल्फ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक होती है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, और जो गवर्नेंस है वो है कि क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, जिस तरीके से जो डिसीजंस हैं बड़े लेवल पे, वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, हाउ दे आर टेकन, एंड इसके साथ साथ ये भी है हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। जैसे आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीजें समझी थी, तो आपको उस चीज को इस टॉपिक से कनेक्ट करना है कि कैसे जो है हम इसमें डिसीजंस जो हैं उनको लेते हैं और डिसीजंस को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारा गवर्नेंस का क्रक्स है वो यही चीज है। डिसीजंस को कैसे लिया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट क्या है? एक बॉडी है। जैसे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो भी फील्ड में जाएंगे, आप एक गवर्नमेंट का एक पार्ट होंगे। तो गवर्नमेंट क्या है? एक बॉडी है जो कि टैंजिबल बॉडी है, जो है जिसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की। सिमिलरली जो गवर्नेंस है वो है क्या क्या, कैसे रूल्स, नॉर्म्स और एक्शंस जो हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे वो फॉर्म होते हैं और कैसे जो एंटायर कंट्री को जो है वो गवर्न किया जाता है डिसीजंस के थ्रू। ब्रॉड एस्पेक्ट्स हम देखते हैं गवर्नेंस के क्या हैं। ब्रॉड एस्पेक्ट्स का मतलब है कि क्या क्या जो हैं गवर्नेंस के अंदर चीजें इंक्लूडेड होती हैं बहुत ही ब्रॉड वे में। एक तो एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सिविल सर्वेंट्स के पास या जो गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं उनके पास किस तरीके की पावर होती है और अथॉरिटी होती है टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, एंड नॉट जस्ट ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस, ऑल्सो जो वो काम करते हैं डेली बेसिस पे, मैकेनिज्म्स हैं जो, वो सब कुछ पूरा सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, ये इस चीज में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है गवर्नमेंट की क्या एबिलिटी है और उसकी क्या कैपेसिटी है अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। उन्होंने क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, तो वो सब कुछ भी हम इसके अंदर देखेंगे। ये इन डेप्थ हम इस टॉपिक को जो है वो आगे कवर करेंगे। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मेजरली हम उनको 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट हो गया, मार्केट हो गया, और थर्ड वन जो है वो हो गया सिविल सोसाइटी। तो ये तीनों जो हैं स्टेक होल्डर्स, ये तीनों ही पार्ट हैं गवर्नेंस का, स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब स्टेट के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं वो हैं
इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव के अंदर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोनों ही आते हैं, इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली मार्केट है, फिर सिविल सोसाइटी है, जो भी हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि कौन सी कोऑपरेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, सब कुछ ये वाले भी इसी के अंदर गवर्नेंस के अंदर आ जाते हैं। तो हम गुड गवर्नेंस को हमने जो समझा था वो समझा था अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, या जो महात्मा गांधी जी थे उनका क्या जो है, उनकी क्या विजन थी, उन्होंने कैसा सोचा था कि गुड गवर्नेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस को कैसे डिफाइन किया है। The way power is exercised in the development management of a country's economic and social resources. कैसे जो पावर है या जो अथॉरिटी है उसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है इज गवर्नेंस। अब हम इसके फीचर्स समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप ये समझिए कि इसको आपको न्यूमोनिक टूल्स का भी आपको काफी यूज करना पड़ेगा इन प्रिपरेशन। तो इसका मैंने जो अपने लिए बनाया था वो ये था पार्क ट्री। मैं आपको आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने किया था, ताकि आप भी उससे कुछ लर्निंग्स ले सकें एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पार्क ट्री में फर्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ये हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जनता जो है वो पार्टिसिपेट करेगी तो उनको एक ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी, और जब वो चीज आएगी तो वो आपका साथ देंगे सब इनिशिएटिव्स के अंदर। तो जो गवर्नेंस है वो स्मूथ चलेगी एंड डेफिनेटली सबको वो एक विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी उससे। तो ये माई गव करके एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड वो कंपटीशन था विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स के रिलेटेड कुछ था। एक गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम डाली इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी कि क्या केस स्टडी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोग हैं या जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, उनको उस चीज का सोल्यूशन देना था। सो ये है एक तरह से पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो मींस हम भी गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये याद रखिए न्यूमोनिक पार्क ट्री, इसके बेसिस पे पी हमने पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे ए है अकाउंटेबिलिटी। देखिए जब तक हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती है तब तक जो डिसीजंस हैं, जो वर्क है, वो अच्छे से अपना शेप नहीं लेता। तो इसके अंदर हमने अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे, जैसे आरटीआई एक्ट, सिटीजन्स चार्टर, ई गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हुई हैं बहुत सारी। तो ये हमारे जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम इन डेप्थ जो है आगे इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं, हम फिर से इसको लिख लेते हैं। हम आर पे आ चुके हैं और आर मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस। तो आप मान लीजिए कि आपके घर के जो सामने वाला लाइटनिंग है, स्ट्रीट लाइटिंग है, जो वो आपकी लाइट जो है वो खराब हो गई है, तो डेफिनेटली यू विल कॉल सम और दी अदर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर कोई भी और चीज में वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वी विल कॉल इट बैड गवर्नेंस। बट अगर वो देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ग्रीवियंस रिड्रेसल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज गुड गवर्नेंस। सिमिलरली हम सी पे आते हैं पार्क ट्री के अंदर, कंसेंसस ओरिएंटेशन। अब मैं आपको बताती हूं, एक होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मीन्स 50% से ज्यादा जो हैं वो लोग अग्री कर रहे हैं। बट आप ये समझेंगे कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो एक डिसीजन के लिए हाँ कर दें। इवन जो अपनी सरकार बनती है उसमें भी 50% वोट्स जो हैं वो लाना काफी मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कंसेंसस ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि चाहे हम 50% प्लस नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट स्टिल हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में लें। एंड फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। ज्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस होगा, उनकी पार्टिसिपेशन होगी, तो ये गुड गवर्नेंस की तरफ हम जाएंगे। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको परसों भी बताया था पुराने लेक्चर्स में कि जो सनलाइट है वो एक बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। तो ये एक बार आप गूगल कीजिए इस कोट को, और इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, जहां पे भी गवर्नेंस की बात होती है आप इसको यूज कीजिए, आरटीआई या जो भी गवर्नेंस रिलेटेड है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम आते हैं आर की तरफ, रूल ऑफ लॉ। ये आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे। कैसे जो लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं दे शुड बी बेस्ड इन अ वे कि वो जो लॉ है उसका रूल चले, कि लॉ सेम है सबके लिए। ई से आते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिव मींस जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंट मींस जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज स्पेंड हो रहे हैं उनका भी एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मींस सारे जो वल्नरेबल हैं, डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको भी हम इंक्लूड करें। अब हम आते हैं गुड गवर्नेंस की तरफ। गुड गवर्नेंस के जो हैं फीचर्स, अब आपको ये याद रखना है कि फीचर्स इन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि कैसे गुड गवर्नेंस जो है वो कैसे दिख रहा है, कि या फिर वो कैसे शोकेस हो रहा है। गुड एजुकेशन फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, जिनमें हाई स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी ऑफ पब्लिक लाइफ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, फंक्शनिंग के अंदर जो है बहुत अच्छे से वर्क चल रहा है, जो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रही हैं, हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर उसकी वैसे ही सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट सिटीजन सेंट्रिक जो हैं वो सर्विसेज हैं। अगर ये चीजें हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये गुड गवर्नेंस चल रहा है, गुड गवर्नेंस इज इन एक्शन। और अगर ये चीजें नहीं है तो मीन्स बैड गवर्नेंस। और कभी भी जो है हमारा एक ये स्केल होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। ये स्केल है, ये है बैड गवर्नेंस, ये है गुड गवर्नेंस, और हम हमेशा कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट जो है इनके बीच में लाई करती है। जैसे हम पहले मान लो यहाँ थे तो हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे हम यहाँ पे आ रहे हैं। एंड वी एस्पायर, ऑलवेज एस्पायर टू बी हेयर। हमेशा आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए एंड अपने बारे में बेस्ट सोचने की कोशिश कीजिए, तभी। एक कोट भी है ना कि इफ यू थिंक अबाउट द मून देन यू लैंड अप इन स्टार्स। तो हमेशा जो है वो कोशिश जारी रखिए टू रीच दैट गोल। अब क्योंकि हम यहाँ नहीं पहुंचे अभी तक तो कुछ बैरियर्स भी होंगे, कुछ दिक्कत होगी हमारे गवर्नेंस के प्रोसेस में, जिसकी वजह से हम बेस्ट फॉर्म नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेकेंड ARC जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस उनकी एक रिपोर्ट है, उसके अंदर मेंशन किया है कि क्या क्या जो है बैरियर्स हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस में प्रॉब्लम आती है। आई एम सॉरी, ओके। फर्स्ट है
अकाउंटेबिलिटी की मिसिंग है। अब आप देखिए, जो हमारा पार्क ट्री है, जो हमने न्यूमोनिक या जो शॉर्ट फॉर्म हमने याद करी थी, अगर ये गुड गवर्नेंस है, अगर ये पूरे नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटली यही हमारे बैरियर्स बन जाते हैं। तो पार्क ट्री में जो ए है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगर मिसिंग है या कम है, मतलब इंफॉर्मेशन एक इंसान के पास है, और जब भी इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेट होती है तो जो नीचे वाले लोग हैं या जिनके पास सर्विस डिलीवरी जिनके तक हमें पहुंचानी है, वो मुश्किल हो जाता है प्रोसेस। सेकंड है रेड टेपिज्म। अब आप रेड टेपिज्म को ऐसे समझिए कि हमने आर से पॉइंट पढ़ा था रिस्पॉन्सिवनेस। अब मैंने अपना आधार कार्ड में अपडेशन के लिए किया। अब अपडेशन में क्या हुआ कि उन्होंने बोला बैंगलोर से अपडेट होता है एंड इट विल टेक 7 to 10 days। तो मेरे को थोड़ी सी जल्दी अपडेट करवाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस पे करवा दीजिए। एंड क्योंकि मेरे को जरूरत थी अर्जेंट, मैंने उनको अपना रीजन मेंशन किया एंड उन्होंने बहुत ही एक रिस्पॉन्सिव तरीके से जो मेरी एप्लीकेशन है उसको स्पीयर हेड कर दिया, उसको थोड़ा फास्टन कर दिया एंड मेरे को वो पहले मिल गया अपना आधार कार्ड का अपडेशन। तो दिस मीन्स रेड टेपिज्म जो है वो वहां पे रिड्यूस हो गया, तो मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस आ गई। तो ये मतलब एक तरीके का गुड गवर्नेंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत से कम लोग हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्ट और फिगर जो मुझे याद है, आरटीआई। अब हम लोग सब पढ़ते हैं आरटीआई के बारे में, बट आरटीआई जो है यूज जो है वो सिर्फ 2 to 3% पीपल ने करी है इन इंडिया। आप देखिए, क्योंकि अब आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आरटीआई कभी नहीं यूज किया या फिर नहीं फाइल किया। तो आप ये एक मिनी एक्सपीरियंस की तरह लें, एक मिनी पार्टिसिपेटिव एक्सरसाइज की तरह लें और आप ट्राई कीजिए कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई फाइल करें। तो आपको भी इससे समझ आएगी प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं एंड मच मोर एंड आपके मच मोर क्लैरिटी आएगी आपके। आपको आरटीआई फाइल करने से एक ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अबाउट दीज टॉपिक्स ऑल्सो। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लॉज और रूल्स होते हैं उनका जब इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता तो वो बैरियर्स बन जाते हैं। ये पेंडिंग केसेस की एक ये है फैक्ट एंड फिगर है, ये आप एग्जाम्पल के तौर से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है कंट्री में पुराने लॉज काफी हैं जिनको हमने अपडेट नहीं किया या रिपील नहीं किया, तो वो भी कई बार जो है बैरियर्स बन जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं। लिमिटेड डिजिटलाइजेशन। वैसे तो हम ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल अभी भी जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं दे आर नॉट फुली डिजिटाइज्ड, और उसकी वजह से जो है गुड गवर्नेंस की तरफ हम बैरियर बन जाता है वो एक तरीके से। और एक होता है इनर्शिया। जैसे आपको भी इनर्शिया होगा रिलेटेड टू आंसर राइटिंग कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ लें, फिर उसको रिवाइज कर लें, फिर उसके नोट्स बना लें, फिर उसको फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है, फिर जाके हम टेस्ट लिखेंगे। तो वो जो है वो एक बहुत बुरी बात है। आपको जो है ट्राई करना है कि आप आंसर राइटिंग, अगर आप लिख नहीं रहे हो आंसर तो एटलीस्ट आप टॉपर कॉपी देखिए। अगर आप टॉपर कॉपी देखोगे फिर आप थोड़ा सा आइडिया आपको मिलते जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या क्या जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमें जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि गवर्नेंस जो है वो अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग बन सके।
सबसे पहले तो PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस उनको कहलाते हैं, एंड दे आर क्लोजेस्ट टू द पीपल। जैसे अगर हम पिरामिड बनाएं, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, पिरामिड बनाएं तो ये अगर सेंटर है, ये स्टेट है, ये लोकल है, और ये जो है यहाँ पे क्या है, लोग हैं। यहाँ पे मैं और क्लैरिटी से बना देती हूँ, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नेंस, एंड यहाँ पे ऐसे सेंटर, एंड यहाँ पे जो है वो लोग हैं, मासेस हैं। तो जो थर्ड टियर है दैट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल, और अगर वो जितनी क्लोज होगी उतना वो अंडरस्टैंड कर पाएगी लोगों के कंसर्न्स को, उनसे रिलेट कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली वो बेटर आउटपुट भी दे पाएंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो अपनी कंट्री में पेंडिंग हैं, एंड अगर वो होगा तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगा, और जितना स्ट्रेंथन होगा उतना लोगों के पास पावर आएगी, एंड लोगों के पास पावर आएगी तो डेफिनेटली वेलफेयर भी उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है जो होगा। इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू इरोजन और डैमेजेस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें सुनने को मिलता है कि एफिशिएंसी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, डिलेज हो जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है गवर्नेंस का है जो हम गुड गवर्नेंस की तरफ मूव करेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जुडिशियल सिस्टम की, आपको पता होगा कि जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा बर्डनड है। अगर वो बर्डनड होगी तो डेफिनेटली गवर्नेंस जो है वो भी सफ़र एक तरीके से करेगी, बिकॉज लोगों को जो है जस्टिस नहीं मिल रहा, तो उससे क्या है, एक तरीके का गवर्नेंस के जो प्रोसेस है उसके अंदर एक तरीके का हर्डल आता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ। अब हम बात करते हैं प्री कंडीशंस फॉर गुड गवर्नेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो गुड गवर्नेंस है उसकी फाउंडेशन, ये पॉइंट्स हैं फाउंडेशन, और जितनी स्ट्रॉन्ग जो है वो फाउंडेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग जो है आपकी बिल्डिंग बनेगी। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप साउंड लीगल सिस्टम हो हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे ऐसे हों, बहुत ही अच्छे मैकेनिज्म्स हों, सिंपल हों, इफ़ेक्टिव हों, वर्नैकुलर लैंग्वेज में हों, ताकि लोग जो हैं वो समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। फिर पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हों, पब्लिक पॉलिसी जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जितनी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी उतना डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी स्ट्रैटेजीज, जो भी हमने गुड गवर्नेंस में पढ़ा है वो सब कुछ जो है वो होना चाहिए, तभी जो है वो लोगों को बेनिफिट करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम इंश्योर कैसे करें गुड गवर्नेंस को। हमने समझ लिया कि एक फाउंडेशन है जो हमें चाहिए अच्छी गवर्नेंस के लिए। अब हम देखेंगे कैसे हम इंश्योर करें। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट डिसीजंस। देखिए, इसमें अब प्रो टिप जो है वो ये है कि आप हर टाइम पे ये पार्क ट्री को अपने साथ रखिए। इसमें से आप पॉइंट्स जो हैं वो निकाल के बोलिए। जैसे फर्स्ट टी, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी। अब जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतनी गुड गवर्नेंस होगी। आरटीआई, ये भी ट्रांसपेरेंसी है तो उसके साथ लिखिए। रिस्पॉन्सिवनेस, हम इन पॉइंट्स को बहुत एक डिटेल में समझ चुके हैं, अब आपको बस उसको अप्लाई करना है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये ए आ गया, ये आर आ गया, ये ट्रांसपेरेंसी टी, ये सिटीजन्स चार्टर आ गया। सिटीजन्स चार्टर मीन्स पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट आ गया एंड अकाउंटेबिलिटी वाला आ गया। जितना आप करेंगे, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी।
अब हम देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए लेंगे। सबसे पहले आरटीआई आया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरटीआई जो है इनिशिएटिव वो सिटीजन्स के जो जोर से आया। सिटीजन्स ने एक बहुत ही 2005 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ था, जिन्होंने क्या है जो आरटीआई को पुश किया। तो इसका मतलब है कि कितना इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स का इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। तो आप इसको देख सकते हैं कि आरटीआई बेसिकली, आरटीआई से क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मांग सकते हैं एंड उनको कुछ मैंडेटरीली इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उसके लिए उनके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो गिव आउट करते हैं पब्लिक को। एंड जितनी इंफॉर्मेशन आएगी उतनी एसिमेट्री जो है वो कम होगी, पावर जो है जनता के पास भी आएगी एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वही सब वर्ड्स हैं, बस आपको उनको अरेंज करना है, उनको रिलेट करना है एंड उनको जो है वो अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ओपननेस आई है उससे, इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस। हम ई गवर्नेंस को सेपरेटली एक प्रॉपर टॉपिक में समझेंगे। अब आप ये पढ़ लीजिए एक बार, आईसीटी टेक्नोलॉजीज से जो है हम जो डिलीवर करेंगे अपना सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म इससे होगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता ही है, क्योंकि हमने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, उसके बेसिस पे हम गवर्नेंस को गुड बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप हर क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं गवर्नेंस रिलेटेड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप देख लीजिए, इसको हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और स्टेप्स भी हैं, जैसे एक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्स मींस डेटा, एंड हमने पहले भी पढ़ा है कि डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च इज वीक इन इंडिया। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो होता है, विच प्रमोट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। तो अगर हेल्दी कंपटीशन होगा, एक दूसरे से लर्न करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से फिर गुड गवर्नेंस में हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आप देखिए, पीछे हमने जो गुड गवर्नेंस के फीचर्स पढ़े थे, मैं आपको रिलेट करवाती हूँ। इसमें हमने पढ़ा है गुड बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको आप रिलेट कीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। अगर ये है तो गुड गवर्नेंस है। तो देखिए आप, वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए ये है, डिजिटल इंडिया मिशन है। फिर पीआरआईज का रोल है, अब पंचायत इज द वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये आप कोट याद करें, ये कोट भी बहुत जगह कोट हो सकता है, जहां जहां हमने पीपल पार्टिसिपेशन की बात करी है वहां वहां ये कोट जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पीआरआईज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसके साथ हम रूरल इंडिया में जो है हम इफेक्टिवनेस ला सकते हैं और उनकी प्रोग्रेस करवा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरी कोई डिमांड है, मुझे जो है लेट्स से मुझे दूसरे शहर जाना है, लेट्स से आई एम अ फार्मर एंड मुझे दूसरे शहर जाना है अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस करने, कुछ सामान का लेन देन करने या बेचने अपना सामान। तो जो
जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे रोड फैसिलिटीज हैं या जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर आती हैं, अगर वो बनवा देते हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। रोल इसमें बहुत ही इन डेप्थ दिया है, सर्विसेज जो हैं डोर स्टेप पे मिलती हैं और इससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट होती है, और आपको पता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल मींस गुड गवर्नेंस। देखिए, इससे इन्होंने रोल ऑफ गवर्नेंस पीआरआईज जो है वो एक बार अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरीके से जो है रिसोर्स की एफिशिएंट। चलिए हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं। वो रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मींस कि मिनिमम एफर्ट के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ आती है, क्योंकि हर इंसान जो है वो ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है रादर देन बीइंग पैसिव रेसिपिएंट। विमेन की एम्पावरमेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब आप सोचिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से इसको रिलेट कीजिए। डाना है, कुदुम्बश्री है, और एक महाराष्ट्र की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो है। अब ये तीनों आप रिलेट करके इसको याद कीजिए। जो पीआरआईज हैं वो इनको इनकरेज करते हैं टू क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड उसके हमने फिर बेनिफिट्स पढ़े ही हुए हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको सोशल मोबिलिटी होती है, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है, एजुकेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, सब कुछ। अब हम देखते हैं कोविड मैनेजमेंट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या जो है रोल रहा है। इसके अंदर हम बेस्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। जितना आप जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना आपके पास जो है फॉर्डर इकट्ठा होगा। एंड आप ये बात समझ लीजिए कि मेंस इज ऑल अबाउट ग्रैबिंग हाफ मार्क एक्स्ट्रा इन एवरी क्वेश्चन। आपके 7 पेपर्स हैं और मान के चलिए आपके हर एक पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं, 140 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में अगर आपका हाफ मार्क एक्स्ट्रा है तो यू आर वेयर 70 मार्क्स अहेड। और 70 मार्क्स जो हैं वो बहुत बड़ी जो है अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल्स के अंदर हम 2 स्टेट्स की बात करेंगे, एक है ओडिशा और एक है आंध्र प्रदेश। अब ओडिशा में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने की। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने कोविड के रिलेटेड लोगों को एक सर्वे कंडक्ट किया और फिर हेल्प किया। सिमिलरली मैं आपको एक पंजाब का बताना चाहती हूँ। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि पंजाब, आई एम फ्रॉम पंजाब, दैट्स वाई मेरे पास पंजाब रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। तो पंजाब में भी क्या हुआ, हर एक विलेज को 100% वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ ग्रांट्स मिले, मोर देन 1 लाख। तो इसमें जो सरपंचेस हैं उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वैक्सीन हेजिटेंसी रिमूव करवाने के लिए। एंड अल्टीमेटली हमें भी पता है कि वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है, तो इसको क्या है, आप इस चीज़ को किस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे जो है डिसेंट्रलाइजेशन कितनी हेल्प करती है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आती है, सब कुछ जो है वो है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ गवर्नेंस की और कोविड। अब जब कोविड-19 आया तो इट एक्सपोज्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडिया के हेल्थ के गवर्नेंस सिस्टम में हैं। हम वो अच्छे से बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने जो है वो प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया और क्या हमें दिक्कत है।
हेल्थ केयर क्राइसिस। सबसे पहले तो आपको पता है कि फर्स्ट वेव आई थी जब, और फिर सेकेंड वेव आई, इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जो है लाइव्स लॉस्ट कर दी। लाइव्स उनकी, बहुत सारे लोगों की जान गई इन वेव्स में। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं, ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपना पूरा ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं जो हेल्थ गवर्नेंस है उसमें लेक्यूनास हैं। एंड रादर देन डिफेंडिंग द गवर्नमेंट, हमें उसके अंदर जो है लेक्यूनास समझने हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम उस ऑफिस में हों, जब हमारे पास इतनी पावर आए, इतनी अथॉरिटी आए सेक्रेटरी लेवल पे, तो हम पॉलिसीज को भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएं। तो आपको ये चीज भी समझनी है। अब आपको ये देखना है कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। आपको ये भी पता होगा कि जो मुंबई है, मुंबई जैसी सिटीज़ हैं, उनमें स्लम्स का बहुत प्रोलिफरेशन है। उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ हो गई थी। तो इसलिए हमें जो है हार्डशिप्स जो पुअर को हुई, हमने माइग्रेंट क्राइसिस देखा, तो इसलिए हमें जो है रिसोर्सेज क्रंच देखा, कैसे टेलीग्राम पे और जो भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे उनके ऊपर जो थी डिमांड चल रही थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, वैक्सीनेशंस की, प्लाज्मा की, तो वो हमें सब कुछ जो है वो देखना है। सिमिलरली नेशनल लॉकडाउन जो है उसने 2 चॉइसेस दी लेबरर्स को, या फिर कोविड से वो उनकी डेथ हो जाए या फिर हंगर से। दिस मीन्स हमारे कंट्री में जो है, तो जो हमारे यहाँ पे नेशनल लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हमने देखा कि वर्कर्स के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो कोविड की वजह से उनकी डेथ हो जाए या हंगर की वजह से। यही सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोली है कि कैसे कितना डिफिकल्ट हो गया था उन टाइम्स में। तो इसलिए हमें ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर हमने ये देखा कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनकी कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, हॉस्पिटल बेड्स की, रिसोर्सेज की, वैक्सीनेशन की, स्किल्ड पर्सनल की, ये सारी हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं सारी जो हैं वो हेल्थ गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। एंड ये इन पॉइंट्स के अलावा आप जो भी न्यूज़पेपर में आपने पढ़े हैं, कुछ आपके नोट्स होंगे, कुछ करंट अफेयर्स मैगजीन होंगी, उनसे आप जो है पॉइंट्स को रिलेट कर करके यहाँ पे खुद से ऐड करिए। क्योंकि खुद से जब आप ऐड करेंगे, खुद से आप वर्क करेंगे, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। एबिस्मली नेशनल हेल्थ प्रोफाइल एंड कोविड। अब हमारे पास फिजिशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। बेड्स की देखिए आप, 53 बेड्स इन फॉर 1 लाख पीपल, और आप इसको 53 की जगह जैसे आप 50 याद रखें और इसको ऐसे लिख दें अप्रॉक्स इन एग्जाम। इससे आपको याद भी रहेगा और आप यूज भी कर पाएंगे। स्टैग्नेंट एक्सपेंडिचर। अब जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज तो हो रहा है, 137% इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग दिस कोविड ईयर। बट आपको ये देखना होगा कि जो बेस है वो काफी लो है। हमें हेल्थ एक्सपेंडिचर को एज पर WHO इट हैज टू बी 2.5 to 3% ऑफ द GDP। तो हमें इस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा हेल्थ को, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं हेल्थ इज द रियल वेल्थ, दैट इज वेरी ट्रू। तो ये भी हमें इस पे भी देखना है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा है, इसके बारे में आप सोशल जस्टिस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 62% इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये एक
बहुत हाई फिगर है, वेरी हाई। फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस हेल्थ इमरजेंसी के विक्टिम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग जो हैं पुअर हैं उनके पास क्रिमेशन के लिए भी मनी नहीं था। तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी कि कैसे डेड बॉडीज जो हैं दे वर फ्लोटिंग इन रिवर्स, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे केरला, कर्नाटका, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, जहाँ पे ओडिशा, जहाँ पे जो है फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए ये देखिए बिहार की एग्जाम्पल दी हुई है, पुअरली इक्विप्ड टू डील विद दिस। तो इसके अंदर क्या है ना कि हमारे पास इशू क्या आता है, कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, कुछ में नहीं अच्छी हैं। तो जो डिस्पैरिटी है, जो गैप है, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड वो गैप इंक्रीज होने की वजह से जो लोग हैं उनको इक्वली सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। अब हमने देख लिया कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी हेल्थ गवर्नेंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो कोविड है उसने एक्सपोज की हैं ये प्रॉब्लम्स। एंड साथ साथ हमें ये देखना होगा कि हम कैसे, वे फॉरवर्ड क्या है। प्रॉब्लम्स तो देख लिया, बट कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम सुधार सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लान चाहिए हमें एक सेंट्रल लेवल पे टू फाइट द पैंडेमिक। क्योंकि देखिए अब हमारे पास अब पैंडेमिक आ गया, इन फ्यूचर ऑल्सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट वेव्स और द सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम जो भी हमारी कंट्री में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें रेजिलिएंट बनना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रेन्ड रिसोर्सेज, तो हमें जो है रिसोर्सेज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी होगी, तभी जाके जो है अपनी कंट्री सक्सेसफुली हेल्दी लोगों को जो है हेल्दी लोग रहेंगे तभी अपनी कंट्री के अंदर। पोटेंशियल ऑफ टेली मेडिसिन बहुत ज्यादा है, बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने टेली मेडिसिन के अंदर स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो है टेलीमेडिसिन का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। एंड टेलीमेडिसिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम जो भी कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहे हैं, मे इट बी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट, शॉर्टेज जो है वो पूरी हो सकती है। इफ नॉट इक्विपमेंट्स, एटलीस्ट जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो देखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो है वो कम होगी, डिजाइन पॉलिसीज ऐसे करें। फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्रायोरिटीज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब आप इसको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करें। इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन्ड है कि आवर पॉलिसी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट का मतलब ये है कि अब हमारे पास कोविड क्राइसिस आया, कोविड वॉज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब हम ये नहीं है कि अपनी सारी एनर्जी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस पे ही लगा दें। आपको ये भी समझना होगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। बीपी, हाई ब्लड प्रेशर केसेस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, इंडिया को हम डायबिटीज़ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम्स को भी हमने ध्यान में रखना है। तो वी कांट इग्नोर ऑल दिस। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। अब हमें एवरी लाइफ जो है वो प्रेशियस है, मे इट बी एनीबडी। एक एक जिंदगी जो है वो कीमती है।
एंड जो गवर्नमेंट का बेसिक एम होता है वो यही होता है कि कैसे ना कैसे मैक्सिमम लोगों तक वेलफेयर पहुंचाया जाए और उनकी लाइफ को सेव किया जाए। तो हमें उस तरीके से इफेक्टिवनेस के साथ हमें काम करना है, वीकनेसेस पे वर्क करना है एंड हमें एक तरीके से सक्सेसफुल जो है वो इमर्ज होना है।